हमारा तो एक बेबी हुआ ही है, होगा ही सेकंड प्रेगनेंसी नेचुरल वे में। आज भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या सिर्फ ये महिलाओं से जुड़ा हुआ है या मेल भी? लोग तो फर्स्ट जब हमारे पास आते हैं उन लोगों को लगता है कि एक आईवीएफ सेंटर में आए, यहाँ पे मेरा आईवीएफ ही होगा और कुछ नहीं होगा। दिस इज द कॉमन वे। कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी एक्चुअल में है। विद एज थोड़ा थोड़ा जो है मेल का भी जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी डाउन जाती है, कोई हेल्थ इश्यूज अगर होते हैं साथ साथ। फर्स्ट प्रेगनेंसी बहुत नॉर्मल हुआ लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में उनको फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आ रही है या 40% केसेस में मेल इज रिस्पांसिबल इन प्राइमरी इनफर्टिलिटी, आल्सो इन द सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग से भी जो फर्टिलिटी है वो नॉर्मल हो जाता है। नमस्कार सभी को, मैं सृजना स्वागत करती हूँ आप सभी का हेल्थ लोकल के पॉडकास्ट चैनल पे, जहाँ हम हेल्थ एक्सपर्ट से बातचीत करके हमारे व्यूअर्स एंड ऑडियंस को सही जानकारी और सही एडवाइस देने का प्रयास करते हैं। और आज इस पॉडकास्ट के जरिए हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के बारे में, उससे जुड़े मिथ्स के बारे में, उसके कारण और कपल्स के लिए इसके ट्रीटमेंट और सक्सेस चांसेस क्या हैं। और आज इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शेफाली बंसल माधव मैम एंड डॉक्टर प्रसन्नजीत कुमार रॉय सर, IVF स्पेशलिस्ट एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट फ्रॉम न्यू लाइफ फर्टिलिटी सेंटर सिलीगुड़ी। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हेल्थ लोकल के पॉडकास्ट चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के बारे में। सबसे पहले मैम मैं जानना चाहूंगी आपसे कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी एक्चुअल में है क्या? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब है कि एक बार वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, या तो उनकी हेल्दी डिलीवरी हुई है, सिजेरियन हुआ है, या फिर कंसीव हुआ था लेकिन मिसकैरेज हो गया, मतलब किसी भी फॉर्म की प्रेगनेंसी पहले आ चुकी है, लेकिन जब वो सेकेंड टाइम ट्राई कर रहे हैं तो वो अब प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, सेकेंड चाइल्ड के लिए ट्राई कर रहे हैं, या पहले मिसकैरेज हो चुका है बट अब कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोल सकते हैं। तो एटलीस्ट 1 ईयर अगर उन्होंने ट्राई किया है, उसके बाद भी अगर वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो उसे हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। ओके सर, मैं जानना चाहूंगी कि पहले के कंपैरिजन में क्या अभी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा है? टोटल ओवरऑल इनफर्टिलिटी का जो इंसिडेंस है वो वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है। तो ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी का भी जो इंसिडेंस है वो बढ़ रहा है, ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जो है वो भी बढ़ रहा है। पहले जैसे प्राइमरी इनफर्टिलिटी का जो एस्टिमेशन है कि बोला जाता था कि 7 या 6 में एक होता था इनफर्टिलिटी कपल सफर करते थे, WHO का जो एस्टिमेशन है अभी जो 4 से 5 हो गया है, तो ये बहुत बढ़ जा रहा है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी ऑल्सो बढ़ रहा है कि लोगों को लगता है कि एक बार तो मेरा बच्चा हो गया, तो उसको लगता है कि मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, मेरा सब कुछ सिस्टम ठीक है। वो उसको पता नहीं है कि एज का भी एक फैक्टर होता है, उसको पता नहीं कि सीमेन का पैरामीटर जो होता है वो भी आपका घट जाएगा एज के साथ साथ, एक कम हो जाएगा, फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस ये सब बढ़ता जाएगा, तो ये एज एक बड़ा फैक्टर है। तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी तो बढ़ रहा है पहले से, तो ये जो इंसिडेंस है ये तो बढ़ रहा है पहले से। अभी आपने सर एक वर्ड यूज किया प्राइमरी इनफर्टिलिटी, मैं एक बार चाहूंगी कि आप एक बार डिफरेंस बताएं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी तो मैम ने जैसे बताया है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या है? प्राइमरी इनफर्टिलिटी किसको बोलेंगे? जब शादी होने के बाद या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद 1 साल आप लोग ट्राई किए और प्रेगनेंसी नहीं आई, ठीक है, तो इसको हम लोग प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहेंगे। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जैसे कहा कि बच्चा आया था लेकिन जो भी हो, मिसकैरेज हो, एबॉर्शन हो, डिलीवरी हो, जो भी हो, सेकेंड टाइम बच्चा नहीं आ रहा है। तो प्राइमरी इस कभी बच्चा नहीं आया, सेकेंडरी बच्चा आया है, जो भी उसका रिजल्ट हो, लेकिन उसके बाद बच्चा नहीं आ रहा है। दैट इज द डिफरेंस, मेन डिफरेंस। अक्सर क्या मैम जो कपल्स आप लोगों के पास आते होंगे, उनका फर्स्ट प्रेगनेंसी बहुत नॉर्मल हुआ लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में उनको फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आ रही है या कुछ भी उनके डिफिकल्टीज आ रही है, तो उस चीज को लेके उन लोगों को थोड़ा बहुत हैरानी होता होगा ना? डेफिनेटली, क्योंकि एक बच्चा होने पर यूजुअली 3-4 इयर्स वो ट्राई नहीं करते हैं, उसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हमारा तो एक बेबी हुआ ही है, तो होगा ही सेकेंड प्रेगनेंसी नेचुरल वे में, तो वो काफ़ी दिन तक ट्राई करते हैं। तो मोस्टली हमने देखा है कि जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के कपल्स हमारे पास आते हैं जिनके पास एक बेबी है, वो बहुत लंबे गैप के बाद आते हैं, ऑलमोस्ट 9 इयर्स 10 इयर्स तक वो वेट करते हैं कि उनका सेकेंड चाइल्ड अपने आप ही हो जाएगा। तो वो एक प्रेशियस टाइम कभी कभी हम नोटिस करते हैं कि वो लॉस्ट हो जाता है। सपोज उनका फर्स्ट बेबी जो है वो 28 इयर्स की एज में हुआ, अब सेकेंड चाइल्ड के लिए वो 10 साल वेट कर रहे हैं, तब तक फीमेल की एज जो है 38 हो गई।
तो इसके साथ साथ और भी कॉम्प्लिकेशंस जो ऐड हो जाती हैं, जैसे कि उनकी एग काउंट है वो कम हो जाते हैं, और साथ साथ जो मेल पार्टनर है उनकी भी एज बढ़ती है, तो विद एज थोड़ा थोड़ा जो है मेल का भी जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी डाउन जाती है। कोई हेल्थ इश्यूज अगर होते हैं साथ साथ, या फिर बीच में अगर कोई इन्फेक्शंस हुए हैं, बहुत बार हम लोग देखते हैं कि सिजेरियन के बाद किसी पेशेंट के ट्यूबल ब्लॉक भी हो जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के फैक्टर्स रहते हैं, और मोस्टली हमने देखा है कि वो काफ़ी लंबे गैप के बाद आते हैं। आज भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या सिर्फ ये महिलाओं से जुड़ा हुआ है या मेल भी इफेक्ट होता है? ऑफ कोर्स, ये तो लोगों को लगता है, कोई भी इनफर्टिलिटी का पेशेंट आए उसको लगता है कि द फीमेल इज ओनली रिस्पॉन्सिबल। ये तो वर्षों पुराना, उन्होंने पहले तो लोग ऐसे ही समझते थे। तो हम लोगों के जो टीचिंग है तो उसमें कहा जाता है कि ऑलवेज कोई भी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम हो, हस्बैंड वाइफ दोनों को एक साथ करना है, एक साथ आना है, क्लिनिक में डॉक्टर के साथ बैठना है, दोनों का ही आपका इन्वेस्टिगेशन शुरू करना है। क्योंकि जो देखा गया है कि 40% केसेस में मेल इज रिस्पॉन्सिबल इन प्राइमरी इनफर्टिलिटी, ऑल्सो इन द सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सो 50% फीमेल, 40% मेल, एंड दोनों ही 10% केसेस में बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। तो ये जो मानना है कि फीमेल रिस्पॉन्सिबल, ये गलत है। मेल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर 40% केसेस। तो हम लोग हर समय बोलते हैं कि जब भी आपका इवैल्यूएशन चालू होगा, इन्वेस्टिगेशन चालू होगा, दोनों का ही करना है। फीमेल का भी देखना है कैसा है एक, मेल का भी देखना है कैसा है फीमेल। तो ये दोनों का ही इन्वेस्टिगेशन एक ही साथ करना है। मैम, जैसे एक मिथ है लोगों के बीच में भी कि मेरा पहला जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल हुआ, तो मेरी जो फर्टिलिटी है वो बिल्कुल ठीक है, तो ये क्या एक मिथ है? ऐसा मिथ तो नहीं बोलेंगे। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका फर्स्ट बेबी, सेकंड बेबी, इवन थर्ड प्रेगनेंसी भी नॉर्मली होता ही है। तो इनफर्टिलिटी का जो प्राइमरी इनफर्टिलिटी जो आपने पूछा, उसका इंसिडेंस अभी बढ़ा है। अराउंड 25% जो है 1 in 4 कपल्स आर फेसिंग सम फॉर्म ऑफ इनफर्टिलिटी। मतलब 75% लोग ऐसे होंगे जिनकी खुद से प्रेगनेंसी भी हो जाएगी, डिलीवरी होगी, लेकिन 25% पेशेंट्स ऐसे हैं नॉर्मल पॉपुलेशन में भी जिनको किसी ना किसी फॉर्म ऑफ इनफर्टिलिटी है। कभी कभी वो मोस्टली पेशेंट्स जो हैं वो सिंपल ट्रीटमेंट्स, मेडिसिन और बेसिक ट्रीटमेंट से कंसीव हो जाते हैं, बट कुछ पेशेंट्स हैं जो एडवांस ट्रीटमेंट्स लाइक IUI, IVF में उन्हें जाना पड़ता है। सिमिलरली फॉर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी ऑल्सो। तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो अभी भी नेचुरल कंसीव कर पा रही है, बट सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की अवेयरनेस इतनी कम है कि लोग बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं इस चीज़ को वेट करते करते कि एक बार प्रेगनेंसी हुई है, मिसकैरेज हुआ है, या जो भी उसका आउटकम था, वो सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए मेडिकल कंसल्टेशन अगर 1 ईयर तक साइंटिफिक डेफिनेशन है कि अगर कोई प्रेगनेंसी आई है, अगर मिसकैरेज भी हुआ है, या आप 1 साल से ट्राई कर रहे हैं सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए और 1 साल में अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, देन यू शुड कंसल्ट विद अ गायनेकोलॉजिस्ट और अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। ऐसा नहीं है कि हम 4-5 साल तक ट्राई करके उसके बाद हम जाएं। तो एक प्रेशियस टाइम जो है वो लॉस नहीं करना है। लोगों का, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग से भी जो फर्टिलिटी है वो नॉर्मल हो जाता है, क्या ये भी एक मिथ है? ब्रेस्ट फीडिंग से फर्टिलिटी नॉर्मल होता है ऐसा नहीं है। कि कभी कभी देखा है जो प्रेगनेंसी रहता है, जो जैसे जिसका नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन हुआ, तो उस समय में जो हार्मोनल ये सप्रेशन होता है, उसके बाद जाके उसका जो ओव्यूलेशन होता है उसमें प्रेगनेंसी आ जाता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग में ऐसा नहीं है कि नॉर्मल। ब्रेस्ट फीडिंग बेसिकली ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपका जो ओव्यूलेशन होता है वो नहीं होता है। अगर कोई एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रहा है, जो सबको कराना चाहिए इनिशियल 6 मंथ बेबी को, तो उस समय अगर कोई एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, माने बेबी को सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही मिल रहा है और कुछ बाहर से नहीं दे रहा है, तो उस समय ओव्यूलेशन होने का चांसेस नहीं है। तो उस समय तो प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जाके जब उसका बाहर का खाना शुरू करता है बच्चा, तब जाके जब इरेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग होता है, तब जाके उसका ओवुलेशन हो सकता है, तब जाके उसका प्रेगनेंसी हो सकता है। लेकिन देयर इज ए वेरी लेस चांस ऑफ प्रेगनेंसी इन द इनिशियल 1 ईयर। फिर भी प्रेग्नेंट हो जाता है क्योंकि वो ओवुलेशन होना शुरू हो जाता है अगर कोई एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रहा है। ऐसा ये मिथ है कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान प्रेगनेंसी हो जाता है, ये मिथ है। क्या स्ट्रेस भी इसका एक फैक्टर हो सकता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड? डेफिनेटली स्ट्रेस जो है अभी मॉडर्न लाइफस्टाइल में फीमेल्स और मेल्स दोनों में ही हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बोथ फॉर प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो इसमें जो है वर्क स्ट्रेस होता है, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती है, या इमोशनल स्ट्रेस बहुत सारे इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में रहता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रहता है।
और इसके साथ साथ लाइफस्टाइल, स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको यूज़, मेल फीमेल दोनों ही पार्टनर्स में ये बढ़ गया है. ओबेसिटी बढ़ गई है और स्लीप डिस्टर्बेंस, ये सब जो है कंबाइंड, नॉट ओनली वन फैक्टर लाइक स्ट्रेस, द टोटल लाइफस्टाइल, उसका इम्पैक्ट है इनफर्टिलिटी के ऊपर, बोथ प्राइमरी, सेकेंडरी, मेल एज वेल एज फीमेल. सर, आप लोगों के पास जो भी पेशेंट्स आते हैं उनसे कॉमन मिथ क्या है जो आप लोग अक्सर सुनते हैं रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी? यस. लोग तो फर्स्ट जब हमारे पास आते हैं उन लोगों को लगता है कि एक आईवीएफ सेंटर में आए, यहाँ पे मेरा आईवीएफ ही होगा और कुछ नहीं होगा. दिस इज द कॉमन मिथ. तो ऐसा कभी भी नहीं है. तो हम लोग तो पहले पेशेंट को देखेंगे, उसका प्रॉब्लम क्या है, सुनेंगे उसका क्या ट्रीटमेंट हुआ है, ये सब देखेंगे. जैसे आज ही एक पेशेंट आया था, उसका शादी हुआ है, 1 साल ही हुआ है और उसके बाद वो 3-4 महीना दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में भी नहीं थे. तो उसको हमने ऐसे ही देख लिया, कुछ इन्वेस्टिगेशन करा लिया और उसको बोल दिया कि आपका सब कुछ नॉर्मल है और 3-4 महीना और आप एक साथ रहो, ट्राई करो, 1 साल होने दो, देन वी विल सी यू. तो इट इज अ मिथ कि आईवीएफ सेंटर में जाने से ही आईवीएफ होगा. तो दिस इज ए बिग मिथ जो पेशेंट हमारे पास आते हैं. एंड देयर आर लॉट ऑफ मिथ रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी, लॉट ऑफ मिथ है. मैम, किसी भी कपल को फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कब कंसल्ट करना चाहिए? सी, अगर यंग कपल है, अगर वाइफ की एज लेस देन 30 है या लेस देन 32-33 है, तो एटलीस्ट 2 years उनको ट्राई करना चाहिए, जो डेफिनेशन है. बट अगर कोई एज ज़्यादा है, सपोज किसी की बहुत लेट मैरिज हो रही है, 39-40 में भी मैरिज होती है, उनको 6 months अगर ट्राई करने से अगर बेबी नहीं हो रहा है तो दे शुड कंसल्ट अर्ली. या अगर कोई यंग कपल है जिनकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑलरेडी उनको पता है, फॉर एग्जांपल PCOS है या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, जो वो शादी से पहले जानते हैं, या पहले कोई सर्जरी हुई है, पेल्विक सर्जरी हुई है या फाइब्रॉइड सर्जरी हुई है, या हस्बैंड की कोई नॉन मेडिकल कंडीशन है, तो उनको अर्ली कंसल्ट करना चाहिए. बट अगर यंग हेल्दी कपल है और जस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एटलीस्ट 1 या 2 years उनको वेट वो कर सकते हैं. नॉर्मली मैम कौन से जो आमतौर पे कौन से टेस्ट कराए जाते हैं फर्स्ट स्टेज में जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं? तो फर्टिलिटी टेस्ट जो होते हैं वो मेल एज वेल एज फीमेल, जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, साइमल्टेनियस दोनों पार्टनर्स की इवैल्यूएशन इम्पॉर्टेंट है. तो जो फीमेल पार्टनर होती है अगर यंग है तो उसमें बेसिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले उनकी एग क्वालिटी, जिसमें हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं और देखते हैं कि ओवरी की कंडीशन कैसी है, एग्स कितने हैं, फॉलिकल्स जिसे हम बोलते हैं उनका वो मैच्योर होते हैं कि नहीं, ओव्यूलेशन स्टडी या फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं, यूट्रस कैसा है, हेल्दी है कि नहीं, यूट्राइन लाइनिंग अच्छी है कि नहीं, और ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट जो HSG होता है, ट्यूब्स ओपन है या नहीं है. मेल में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सीमेन एनालिसिस, तो उसमें स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, तो ये बेसिक टेस्ट है. अगर एडवांस्ड एज है पेशेंट की, सपोज लेट मैरिज हुई है, एज मोर देन 35 है, तो हम उनकी एग क्वालिटी को और क्रिटिकली देखते हैं. फॉर एग्जांपल AMH टेस्ट कराते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उनका ओवेरियन रिजर्व कैसा है, या अगर प्रीवियस हिस्ट्री है ट्रीटमेंट की, अगर किसी ने ऑलरेडी कुछ साइकिल्स ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो जनरल गायनेकोलॉजिस्ट को ऑलरेडी कंसल्ट कर रहे हैं और वो फ्यू साइकिल्स कुछ मेडिसिन लेकर आए हैं, 5-6 साइकिल्स वो कुछ मेडिसिन ले चुके हैं, ट्राई कर चुके हैं, बेसिक ट्रीटमेंट ट्राई कर चुके हैं, उसमें हम एडवांस टेस्ट एडवाइस करते हैं. सर, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के मामले में सक्सेस रेट कितना होता है? ये डिपेंड करेगा क्या कारण है उसका, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का कारण क्या है. जैसे उसका कारण मोस्टली हम लोग देखते हैं, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का जो कारण रहता है, ट्यूबल ब्लॉक इज वन ऑफ द मेजर कारण रहता है, क्योंकि लोगों को यहाँ पे अभी मोस्ट ऑफ द केसेस में सिजेरियन सेक्शन ही होता है. एंड सिजेरियन सेक्शन इज ए इन्वेजिव प्रोसीड्यूर, उसमें आपके पेट के अंदर जाके वो बच्चे को निकाल के लाते हैं, दैट लीड टू इन्फेक्शन, दैट कैन ब्लॉक द ट्यूब. तो ब्लॉक ट्यूब इज वन ऑफ द मेजर रीजन. सेकेंड रीजन की एडवांस एज जो वुमेन का आता है वो मोस्टली 35 के ऊपर होता है, क्योंकि फर्स्ट बेबी तो हो गया, चलो 25-26 साल में फर्स्ट बेबी हो गया, सेकेंड बेबी के लिए वो मोस्टली वेट करते उसका उम्र बढ़ जाता है, 35 के बाद ही आता है. सेकेंडरी मोस्ट ऑफ द पेशेंट 80% पेशेंट 35 के बाद ही आता है. तो 35 के बाद जब आएगा तब हम लोग देखते हैं उनका जो नंबर ऑफ एग्स है वो कम हो गया है. सो दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन की
वो बच्चा नहीं आ रहा है, या जो जैसे कहा गया कि डेफिनेशन ऑफ इनफर्टिलिटी अप टू 35 इयर्स वो चेंज हो जाता है। वो 6 मंथ आप कोशिश करो, नहीं आ रहा है, देन यू हैव टू गो टू द डॉक्टर। तो दिस आर द मेजर रीजन ऑफ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। एंड जैसे मेल्स में भी जैसे सर्टेन एज सीमेन काउंट भी कम हो जाता है, मोटिलिटी ये सब कम हो जाता है। सो एज के साथ साथ इन्फेक्शन चांस हो, फाइब्रॉइड, एडेनोमाइसिस, endometriosis, these are all the reasons, the first reason, but the most reason is what we found, माने हम लोगों के क्लिनिक में जो मिलता है वो मोस्टली ट्यूबल ब्लॉक, एंड द मेजर रीजन इज ओवरियन रिजर्व कम हो जाना। मैम, मैं जानना चाहूँगी कि ऐसे कपल्स जो काफ़ी लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं उनके लिए आप एक क्या सलाह देना चाहेंगी? तो आज का डिस्कशन मेनली जो है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी पे है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं उनके लिए सलाह यही है कि बहुत टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। अगर 1 ईयर या 2 ईयर्स आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं और सेकेंड प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो यू शुड कंसल्ट फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट अर्ली। और उसके बाद जो है इवैल्यूएशन होगा, और इवैल्यूएशन में अगर सब कुछ ठीक निकलता है तो आपको पहले नेचुरल कंसेप्शन के लिए ही ट्राई किया जाएगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स निकलते हैं तभी एडवांस ट्रीटमेंट में आपको जाना होगा। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि कपल्स जो दूसरे बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए आप कोई संदेश या कोई मैसेज? देखिए, द फर्स्ट थिंग इज अ प्लान कि लोगों को लगता है कि बच्चा मेरा हो गया, 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, तो एक टाइम पहले फिक्स कर लेना है कि मुझे कब चाहिए नेक्स्ट प्रेगनेंसी। और वो टाइम कैसे फिक्स करना है? लुकिंग एट योर एज, आपका एज कितना है, क्योंकि बच्चा होगा उसको तो बड़ा करना है। द आइडियल गैप इज यूजुअली 2 to 3 years। तो 2 से 3 साल पहले बच्चे का एज हो जाए तब से आप प्लान शुरू कर दो। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा 7 साल हो, स्कूल जाने लगे, थोड़ा बड़ा हो जाए। लोगों का ऐसे होता है, और ऐसे करते करते देर करके आते हैं लोग हमारे पास। तो द टाइम इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। आपके शरीर के ऊपर उसका बहुत सारा इफेक्ट है, क्योंकि आपका भी एज बढ़ रहा है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि वो बच्चा जब लेंगे उसको तो बड़ा भी तो करना है आप। ठीक है, एज रहते रहते आपको प्लान कीजिए। बच्चे का जब 2 साल 3 साल हो जाए फर्स्ट बच्चे का, तभी आप सेकंड बेबी के लिए ट्राई शुरू कर दीजिए। 1 साल ट्राई कीजिए, नहीं हो रहा है डॉक्टर के पास तुरंत जाइए, इवैल्यूएशन कराइए अपना, और लक के ऊपर डिपेंड मत कीजिए। प्रॉपर साइंटिफिक वे से आप इवैल्यूएशन कीजिए एंड देन टेक द हेल्प ऑफ द डॉक्टर टू गेट द बेबी। तो मैं इसी जानकारी के साथ डॉक्टर शेफाली बंसल मैम और डॉक्टर प्रशंजित सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमें सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जैसे विषयों पर जानकारी दी। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। थैंक यू।